तो एक दिन एक टीचर ने बताया ना कि एक दूसरी सेशन चल रही है उनके लिए, जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते स्कूल टाइमिंग की वजह से। बैच की बात करें कि कोई ऐसी दूसरी बैच चल रही होगी क्या, कि मतलब जो लोग आते नहीं है, एनरोल्ड है फिर भी क्लास नहीं पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए कोई अलग बैच है क्या? अतुल, बैच की बात कर रहे हो ना? या सॉरी, सेशन में बोल रहा था, बैच। या सॉरी। हाँ। बट अभी जो आपका इवनिंग वाले बैच का जो सेशन टाइमिंग है यही चल रहा है, अभी कुछ ऐसा सच चेंज नहीं आ रहा है एज पर माई इंफॉर्मेशन। ओके। नहीं, और और दूसरे सर सर बोल वो रहे थे अतुल, ना कि क्लास वो मर्ज सर करवाए ऐसा जाएंगे। बोल रहे थे। हाँ वही, मतलब अतुल ये बोल रहे थे दूसरे सर कि जो स्टूडेंट्स आते नहीं एनरोल होने के बावजूद, तो इस वजह से बैचेस मर्ज हो गई है। यस, वो बैचेज मर्ज हुए इसलिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे क्लासेस, कुछ क्लासेस में बहुत कम हाँ, थे। तो इसमें और उन लोगों के लिए कोई नई बैच नहीं है, सिर्फ बैचेस मर्ज हुई है। वो लोग तो जो अभी भी अभी नहीं आते हैं। जो अभी हाँ। सफलिंग हुई है ना आप लोगों की, तो उसी वजह से हाँ। हुई कि अटेंडेंस की क्राइटेरिया की वजह से, क्योंकि अटेंडेंस क्लास में प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कम थे, तो उसकी वजह से बैचेज मर्ज किए गए। और सर इसीलिए टीचर्स मतलब हम लोगों के ट्यूटर भी चेंज हो चुके हैं ना। हाँ, हाँ, टीचर्स वो भी सारे बैच फिर से शफल हुए। बैच की भी सफलिंग होने के साथ साथ, जैसे कुछ बैचेज में सेम टीचर थे, कुछ बैचेज में टीचर चेंज हुए हैं। ये सर हम लोगों के साथ बोटनी के मतलब सर अभी भी नहीं, सेम है। बॉटनी और जूलॉजी के तो है अभी भी। हाँ। मोस्टली बॉटनी और जूलॉजी के सेम होंगे, आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में मोस्टली चेंज आया होगा। ऐसा ये क्यों सर, सर? ये सर, सर टॉपिक चेंज होने की वजह से नहीं मतलब नहीं, इसमें। ये बैचेस की वजह से। बैचेज की वजह से, जैसे कुछ बैचेज में जो सेशन कंटिन्यू कर रहे थे जो टीचर्स, तो उन्हीं को कंटिन्यू, जो सेशन बैच और दूसरे टीचर्स जो थे उनको ऑफलाइन और सेंटर्स पे और ऑफलाइन सेंटर्स पे चले गए हमारे कुछ टीचर्स। ठीक है। ओके। सर वैसे पूछ रहा था कि नेक्स्ट टेस्ट कब होगी? बहुत टाइम से टेस्ट नहीं हुई है। 9 नवंबर को नेक्स्ट टेस्ट शेड्यूल है आप लोग का। आप लोग का अभी बैच क्या है? 483। 483। ओके, मैं चेक करके बता दूंगा। 9 नवंबर को एक टेस्ट आने वाला है आपको। ठीक है, मे बी उसमें सर आपका वो, टेस्ट है। सर उसका सिलेबस तो बता दो फिर। सिलेबस एक्चुअली अभी तक मुझे आया नहीं है, मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। मैं ओके चेक कर सर। लूँगा, तब फिर मैं आपको कन्वे कर दूँगा। ठीक है? अभी 9th हाँ ऑफ सर। नवंबर को है। ठीक है? ओके। तो थोड़ा-सा मे बी अपडेट हो, 1 मिनट में आपको देख देता हूँ। 2nd नवंबर का अपडेट हुआ है, 9th ऑफ नवंबर का भी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट होगा वैसे ही आपको मैं कन्वे कर लूँगा। ठीक है? आप ओके बीच में सर। याद दिला दीजिएगा मुझे। यस एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ओके आज का सर, थैंक सेशन यू सर। नंबर 6 है। वेलकम। सेशन नंबर 6, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है? Combination of mirrors and refraction due to plane surfaces. Okay. So welcome to all Akash Baju live classes. This is Rakesh Yadav, your physics faculty and your guide in this wonderful preparation journey. So combination of mirror and refraction due to plane surfaces. Today we have to discuss here. So थोड़ा सा पहले रिकॉल करते हैं पुरानी चीज़ों को। सो हमने क्या पढ़ रखा पहले से? इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर। यस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज हमारी फोकस पे बन रही थी। साइज कैसा था? very small size, highly diminished as well as real or inverted. Okay, similarly beyond the center of curvature between C and F. Okay. I'm so sorry. So image was that real, inverted and diminished. Okay. Next third case was there सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। सेम साइज क्या बनेगा? रियल और इन्वर्टेड बनेगा। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। साइज इन लार्ज होगा हमारा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ओके, ये सभी बातें हम प्रीवियस सेशन में कर चुके हैं। सो थोड़ा सा हम रिकैप कर रहे हैं। अगर हमारा फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज। बिटवीन पोल और फोकस, बिटवीन पोल और फोकस सो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और इनलार्ज बनेगा। ओके, और कहाँ पे बनेगा? बिहाइंड द मिरर। दिस इज द बिकॉज ऑफ द कॉन्केव मिरर। सिमिलर वे, सिमिलर वे फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी होगा। यस, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी होगा। सो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस और पोल के बीच में बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा और वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड होगा। सो ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज फॉर जस्ट ओनली रिकैप व्हाट वी हैव डिस्कस्ड।
ओके, अगेन हमने वेलोसिटी ऑफ द इमेज की बात करी थी, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज जो होगी उसको हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे हमेशा विद रिस्पेक्ट टू द मिरर। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, या फिर इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, ओके, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। अगर हमारा मिरर रेस्ट पे होगा तो फिर वेलोसिटी इसमें ऑफ द वेक्टर साइन क्यों लेंगे? वेक्टर साइन इसलिए लेंगे क्योंकि डायरेक्शन हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा हो और आपका मिरर ऐसे चल रहा हो। सो डायरेक्शन एक आपको पॉजिटिव लेके रखना पड़ेगा, एक डायरेक्शन स्टैंडर्ड डायरेक्शन और एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। सर वेलोसिटी वेलोसिटी वैसे भी ओके सर। हाँ वेक्टर क्वांटिटी है वैसे भी। सो यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, इसलिए हम वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। क्लियर है? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो ठीक है, दोनों का डायरेक्शन कोसाइन सेम आएगा। बट अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो एक का डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे वाले को आपको नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। क्लियर है? सो फार्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यही वेलोसिटी ऑफ द इमेज कब, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे वर्टिकल एक्सिस पे ऐसे हमारा मूव कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, माइनस ऑफ वी अपॉन यू इनटू डी एच of dt, okay, velocity speed of the object, okay, dh upon dt। चलिए सर न्यूटन फार्मूला एक बार मतलब थोड़ा सा मतलब शॉर्ट समरी बता दीजिए ना। न्यूटन फार्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू या फिर F स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई। एक्स वाई। ये क्या था कि अगर कोई भी मिरर से आपको अगर फोकल लेंथ पता है, यहाँ से F ये फोकल पॉइंट है, तो कोई भी मिरर से किसी मिरर के फोकल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x हो और इमेज की डिस्टेंस अगर y हो फोकस से, सो हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन फार्मूला की हेल्प से हम उसका फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं उस मिरर का। बस यही था। थैंक यू सर। वेल एवरीवन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबको समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द मिरर्स। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, प्लेन कॉनकेव ले लो, प्लेन कॉन्वेक्स ले लो, कॉन्वेक्स कॉनकेव ले लो, कॉनकेव कॉनकेव ले लो, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ले लो। क्या अपन कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और क्या ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? इसे उतारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हेडिंग डालनी है सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। ये आपको सिर्फ एनिमेशन फील के लिए दिया है कि ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि मैं ऑब्जेक्ट रख दूं प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऐसे ऐसे सिल्वरिंग है, ठीक है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूं भैया, कैसे, प्लेन प्लेन के बीच में नहीं, प्लेन प्लेन तो अपन पढ़ चुके, प्लेन कॉनकेव, प्लेन कॉन्वेक्स, यस और नो, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, कॉनकेव एक्स कॉनकेव, कॉनकेव कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, कुछ भी हो सकता है। जो पहले मिरर से बनेगी इमेज वो दूसरे के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट। मेजर बात वही है। तो इमेजेस बनानी आपको आनी चाहिए, जितनी ढंग से आपको कहानी समझ में आएगी उतना बढ़िया आप उसको कर पाओगे। शर्माने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, आ जाओ भाई। तो बेसिकली ये समझाया गया कि भाई फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन मान लो ऑब्जेक्ट था तो इमेज बनी, यहां ये जो दूसरी इमेज बनी, ये दूसरे मिरर के लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। ये देखो, हाँ अब ये हो गई ऑब्जेक्ट और ये हो गया मिरर। हाँ, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 मिरर पर ले रहे हो, कहां पर ले रहे हो, M1 मिरर, मान लो मैं इसे M1 मिरर मान लूं, मान लो मैं इसको M1 मिरर मान लूं, तो पहला रिफ्लेक्शन अगर आप M1 मिरर पे ले रहे हो तो पहली इमेज उससे बनेगी, जो उससे बनेगी इमेज वो दूसरे मिरर M2 के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट। ऐसे उतारना नहीं है, सवाल कराऊंगा, डायरेक्ट समझना उस बात। फॉर सेकंड रिफ्लेक्शन ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ऐसे इमेज बन गई। अब वो डेटा पर डिपेंड करता है, आगे बन रही है, पीछे बन रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, कुछ भी हो सकता है। पहले मिरर से जो बनेगी इमेज वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। कहानी पहले भी समझाई थी जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट सिखाया था। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। तो बेसिकली कहानी क्या है, दो मिरर में जो पहले मिरर से बनेगी इमेज वो दूसरे के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट। तो अब मैं बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखाने वाला हूं, जस्ट आपने जो सीखा है इमेज बनाने के क्राइटेरिया को उसको मल्टीपल बार करा रहा हूं। तो जो ये यस एवरीवन, सो कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, प्लेन मिरर का कॉनकेव मिरर के साथ, प्लेन मिरर का कॉन्वेक्स मिरर के साथ, कॉनकेव मिरर का कॉन्वेक्स मिरर के साथ,
कॉनकेव कॉनकेव का कॉम्बिनेशन, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन। ओके, सो जितने क्लासिफिकेशन ऑफ हमने मिरर के पढ़े, 3 क्लासिफिकेशन, स्फेरिकल मिरर में 2, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और प्लेन 1, ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन। सो तीनों को मिला के जितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, हम किसी भी कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिक हमको यूज क्या करना है, यूज ये करना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट वाले मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट ये काम करेगा, फिर ये जो मिरर हमारा इमेज बनाएगा वो एज अ इमेज, ये इसके लिए इमेज है, फर्स्ट वाले मिरर के लिए M1 के लिए मिरर है, इमेज है, बट इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस मिरर के लिए ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ओके, सो फॉर दिस इज द ऑब्जेक्ट। बस सिंपली अब ये ऑब्जेक्ट पता है तो फिर से हम इसकी फोकल लेंथ पता होगी, फिर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इमेज डिस्टेंस, द फाइनल इमेज। ओके, सो लुक एट दिस, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट, इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट, और ये इसका इमेज यहाँ पे आके बनेगा। तो सो यहाँ से हम फाइनल इमेज की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी चीज़ें। लेट्स अस सॉल्व अ क्वेश्चन। लुक एट दिस, 2 कॉनकेव मिरर्स, यहाँ पे कॉम्बिनेशन कौन सा है, कॉनकेव मिरर का। ओके, प्लेस 50 सेंटीमीटर अपार्ट each other, okay, and object O is placed between them as shown. Find the location of the image formed after 2 successive reflection, first M1 and second M2। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से पहले M1 से जा रहा है, ओके, M1 से जा रहा है, ठीक है। अब ये M1 है, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, 30 सेंटीमीटर। सो लिख लो भाई, UN कितना बोलोगे उसको, -30, माइनस बोलेंगे। फोकल लेंथ भी आपको पता है कितना, -20 सेंटीमीटर। क्या मैं इमेज डिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या मैं इमेज डिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या, मिरर फार्मूला से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1/u। सो यहाँ से मैं v बोलूँगा 1/f माइनस ऑफ 1/u, वैल्यू पुट करेंगे साइन के साथ, 1/-20 माइनस ऑफ 1/-30। यस, एलसीएम लेंगे। सो मैं कहाँ पे लिखूँ, कहाँ पे, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा माइनस ऑफ 1/20 प्लस माइनस 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 प्लस 1/30। सो मुझे अगर एलसीएम मैंने करेक्ट लिया होगा तो 60 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे +2। तो यहाँ पे मुझे बना -1/60, जो कि मुझे v बता रहा है कहाँ पे आएगा, -60 सेंटीमीटर पे। कहाँ से हम मेजर करते हैं, पोल से। सो इस पहले वाले मिरर का पोल तो यहाँ होगा, यहाँ से 60 सेंटीमीटर माइनस आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे इधर कहीं। तो ये तो 50 है, तो यहाँ से कितना दूर, इस मिरर से कितना दूर, 10 सेंटीमीटर पे, और यहाँ पे आके इमेज बनेगी, ठीक है। यहाँ से पूरा अगर मिरर से बात करेंगे तो 60 सेंटीमीटर। पहला पार्ट क्लियर है सबको, प्लीज बताओ मुझे चैट सेक्शन में, सब लोग बताओ क्या पहला पार्ट क्लियर है, पहले मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज की पोजीशन जो हमें मिली, सबको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे बन गई इमेज, ठीक है। अब ये जो इमेज बनी, ये यहाँ से ये ऑब्जेक्ट होगा, दूसरे वाले मिरर के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, और कुछ नहीं देखना हमको, ये ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से हमको मिल गई क्या, U2 हम बोलेंगे, U2 दैट इज द, किस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहा हो, तो अब क्या होगा, +10। बोलो फोकल लेंथ भी इसकी कितनी होगी, f2 कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ किधर होगा इसका, इधर होगा, माइनस ऑफ, बोलिए। चलिए अब आपको फिर से v निकालना है, सो फिर से मिरर फार्मूला अप्लाई, f इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1/u, या फिर मैं बोलूँ 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस ऑफ 1/u, या फिर मैं बोलूँ माइनस ऑफ 1/10 माइनस ऑफ 1/10। ओके, सो मेरे पास आ गया v माइनस ऑफ 2/10 दैट इज द 5। ओके, सो हमारे पास v आ गया -5 सेंटीमीटर। मतलब ये इसका इमेज ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे था ना, यहाँ से सो ये इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कहीं बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा, 5 सेंटीमीटर। माइनस साइन आने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन, इंसिडेंट रे तो ऐसे आ रही है इसके साथ,
Is that clear? So final answer becomes 5 centimeter. Okay, look at this. Final answer becomes 5 centimeter. This way. Okay, so image will form second reflection 5 centimeter from the mirror M2. क्लियर है सबको? फील आई क्वेश्चन को कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स के क्वेश्चन करने हैं? पहले वाले को एज इट इज ट्रीट करना है, पहला जैसे एक सिंगल मिरर के लिए हम इमेज बनाते हैं, फिर दूसरे वाले को एज इट इज ट्रीट करना है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन के बाद किधर से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट के लिए वही डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ से आएगी लाइट। नो, लाइट तो ऐसे ही आ रही है। ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ना, इसके लिए हमारे। ठीक है, सो डायरेक्शन में बहुत हमको कंफ्यूजन होता है, तो डायरेक्शन में कैसे ध्यान रखना हमको, जो डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन रेज आ रही है, रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, वही डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा सेकंड मिरर के लिए। यस, प्लीज बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है क्या? Now let's talk about the cutting of the mirror. मान लो मैं आपसे बोलूं, ठीक, सवाल को समझना फिर एनिमेशन दिखा दूं। ऐसे एक मिरर है, ठीक सर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मान लो अब तो डेटा ले लेते हैं। मान लो 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की, तो अपन जानते हैं वी आएगा, यू आएगा -30, एफ आएगा -20, वी आएगा -60। यस और नो? हाँ सर। तो u -30, f -20, v -60। यस और नो? यस सर। क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल समझ आया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात सर, ये समझ आ गया हमको, बढ़िया क्लियर है। अब इधर आया है 60 पर, ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो ठीक है, इमेज 60 पे बन गई, अपने समझ में आता है। मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि मैं इस मिरर को ना इतना कट कर दूं, ऐसे, ये कट, तो सोचो क्या सिचुएशन ऐसी हो गई, कैसी? देखो, ये मैंने कट कर दिया इतना, और कट करके फेंक दिया, ये सिमेट्रिकली ऐसे कट कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर। अब सवाल ये है कि इमेज 1 बनी, 2 बनी कि अनंत बनी? अगर आपने इतने मिरर को कट कर दिया, अगर आपने इतने मिरर को कट कर दिया, तो बताओ इमेज कितनी बनी? सवाल ये है कि इमेज कितनी बनी? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, बताओ इमेज कितनी बनी? अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे सोच लो, बोलो भाई इमेज कितनी बनी? अरे बोलो भाई कितनी बनी इमेज? अरे बोलना पड़ेगा भाई, कितनी इमेज बनी? कितनी इमेज बनी बोलो? अरे बोलो भाई। 1 2 की अनंत, 1 2 की अनंत, एक ही इमेज बनी। अच्छा, कैसे? इमेज मैंने पूछा, आफ्टर कटिंग सवाल था, आफ्टर कटिंग नंबर ऑफ इमेजेस, आंसर इज ओनली 1। पहले भी एक थी, अभी भी एक है, और सही बताऊं तो उसी जगह पर बनेगी, 60 पर। अब इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। पहले बताओ, आंसर है 1, आंसर है 1। ऐसा क्यों सर? ध्यान समझना, आप जो एनिमेशन के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलो मैं तुम्हें पहले यही बनाता हूं, ध्यान से देख। मान लो कि ये आपका 1 पोर्शन था मिरर का, ये 2 पोर्शन था, ये 3 पोर्शन था। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि मान लो ये 1 पोर्शन से एक रे ऐसे निकली ऊपर की तरफ, ये ऐसे आई टिक, और रे हाँ सर, ये 1 पोर्शन की 2 रे बना रहा हूं मैं, ये, अरे हाँ सर, ऐसे देखो 2 पोर्शन पे जो रे थी, ये ऐसे, ये एक रे इधर 2 पोर्शन की बना देता हूं ऐसे, ये, अरे हाँ, तो देखो ये 1 पोर्शन से रे आ रही थी, ये 2 से आ रही थी, बिल्कुल सही। अच्छा, 3 पोर्शन वाला ही बनाता हूं, देखो ध्यान से, फील आएगी, ये 3 पोर्शन। अरे हाँ सर, ऐसा समझो कि 1 पोर्शन से जो 1 पोर्शन पे जितनी रे गिर रही थी वो थी 3 करोड़, समझने के लिए।
दो पोर्शन पे जो गिर रही थी वो भी कितनी थी, 3 करोड़, जो तीसरे पे थी वो भी थी 3 करोड़, कुल मिला के 9 करोड़ रही थी। अब सोचो अगर मैंने बीच वाला कट कर दिया तब भी, मैंने बीच वाला कट कर दिया तब भी क्या इमेज बनाने में 6 करोड़ रे सहायक है? क्या इमेज बनाने में 6 करोड़ रे सहायक है? अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। तो ये 1 और ये 3। अब 2 पर अगर कोई आंख है तो उसे इमेज नजर नहीं आएगी, वो अलग बात है। पहले बताओ, अब पहले इमेज कितनी रे बना रही थी? अच्छा बताओ, जब 1 वाले पोर्शन का मिरर हिला ही नहीं तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हिला ही नहीं तो उसकी रेज में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही 3 वाले में भी कुछ हिला ही नहीं तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ 2 वाला हटा दिया तो उसकी रे अब इमेज नहीं बना रही। तो पहले अगर 9 करोड़ रे बना रही थी इमेज, तो अब कितना बना रही है? 6 करोड़। बात तो सर आप सही कह रहे हो। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, कितना? 6 करोड़। अरे यस और नो? हाँ सर, बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, 6 करोड़। सो आफ्टर कटिंग नंबर ऑफ इमेजेस आंसर इक्वल टू ओनली 1। इमेज तो एक ही बनी, पर एक बात समझो, पहले जो 9 करोड़ रेज इमेज बना रही थी अब क्या 6 करोड़ बना रही है? तो कई किताबों में कहते हैं कि इंटेंसिटी डिक्रीजेस। मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझाता हूं आपको। पहले तो इमेज कितनी बनी? 1। इमेज क्यों नहीं बदली? क्योंकि भले ये मिरर अलग दिख रहे हैं पर इनका गोला बनाने पर क्या ये एक ही गोले के 2 हिस्से हैं? मैं तो कह रहा हूं कि अगर मैं आपका मिरर ऐसा है, मैं इसके बहुत सारे टुकड़े कर दूं ऐसे, समझना कैसे? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, पर ये एक ही गोला हो, अभी भी कितनी इमेज बनेगी बोलो? ऐसे कट कर दें, कट कट कट, ये कट कर दें, कट, तो ऐसा होगा। अभी भी नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी? 1। अगर मिरर को काटा और उसके सभी टुकड़े एक ही गोले के हिस्से हैं, अरे तो वो एक ही मिरर की तरह एक्ट करेंगे। हाँ, नाउ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मिंग, अगर हम गोले को, अगर हमने टुकड़े करे, अगर टुकड़े एक ही स्फीयर के हिस्से हैं तो एक ही इमेज बनेगी। अरे यस और नो? अगर टुकड़े एक ही स्फीयर के हिस्से हैं तो एक ही इमेज बनेगी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कटिंग ऑफ मिरर। और रे हाँ सर, तो बताओ पहले डायग्राम में और दूसरे डायग्राम में अंतर क्या आया? हाँ, बट नंबर ऑफ लाइंस फॉर्मिंग इमेज decreases. In some books they say intensity decreases. अरे yes or no? Number of lines forming image decreases. In some books they say intensity decreases. Yes, everyone. So cutting of the mirror, अगर एक मिरर है इसको हमने कट कर दिया n नंबर ऑफ पार्ट्स में, ओके, जैसे यहाँ पे 3 पार्ट्स कट किए, इस पार्ट को रिमूव कर दिया, तो क्या होगा? द नंबर ऑफ रेज फॉर्मिंग द इमेज डिक्रीजेज आफ्टर द कटिंग मिरर, ओके। और नंबर ऑफ रेज का मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो अगर अब बात करेंगे, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे है 1, तो 1 वाला ऑब्जर्वर क्या देखा गया? सिर्फ इतने रेज ऑफ लाइट यहाँ पे जो इमेज बना रही होगी उससे इंटेंसिटी दिखी। ऑब्जर्वर 3 कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे जो बन रहा होगा इस पोर्शन से। ऑब्जर्वर 2 को क्या दिखाई पड़ेगा? यहाँ तो मिरर है ही नहीं, सो इसको तो कोई इमेज दिखाई नहीं पड़ेगी। तो पोजीशन 1 एंड पोजीशन 3 को जो इमेज दिखाई पड़ेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। इज दैट क्लियर? ओके,
So when the mirror is cut into the different segments, all segments are a part of the same sphere, then the image form will be at one place. Okay. Again, the 3 is the same, but the observer 2 intensity becomes 0 after cutting, because here is no light of reflection in this space. यहाँ से जो लाइट आ रही है वो लाइट सीधा निकल जा रही है विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। क्लियर है सबको? ओके। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना डिस्कस करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन फिनोमेना। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस मैजिक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर इज अ फिश, ओके, इन दैट एक्वेरियम देयर इज अ फिश, बट इस पर्सन को कितनी फिश दिख? हेलो, यस, हेलो सर। यस अतुल। सर इंटेंसिटी एक बार बता दीजिए ना सर प्लीज। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितनी नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट आपको पर्टिकुलरली दिखाई पड़ेंगे, कितना स्पेस, लाइट का कितना स्पेस, लाइट तो पूरे स्पेस में है, लेकिन आप जिस स्पेस में देख पा रहे हो उस स्पेस में कितनी नंबर ऑफ लाइट्स है। तो आप पहले क्या होता था, पहले ऑब्जर्वर जब देखता था तो इसको इस पूरे की वजह से लाइट वापस आती थी, बट ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के लिए कौन सा स्पेस डिफाइन है? ये वाला स्पेस डिफाइन है। तो इस स्पेस से कितनी लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो इंटेंसिटी उसी पे डिपेंड करेगा कितना स्पेस है और उस स्पेस में कितने नंबर ऑफ लाइट प्रेजेंट्स है। ओके, मींस इंटेंसिटी में कितने नंबर ऑफ लाइट्स है, नंबर ऑफ रेज कितने हैं लाइट्स के, उन्हीं को इंटेंसिटी हाँ, कहते मतलब हैं। देखो अगर इंटेंसिटी कम होगी तो वो इमेज एकदम ब्राइटर और अच्छे से नहीं दिखेगी, ब्लर्ड और थोड़ी डिम दिखेगी। एग्जैक्टली। इंटेंसिटी का मतलब यही होता है कि आपको कितनी क्लियर इमेज आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अगर कम नंबर ऑफ रेज वहाँ पे कलेक्ट हो रही होंगी, मीट कर रही होंगी, तो आपको इंटेंसिटी बहुत ब्लर दिखाई पड़ेगी, बहुत ज़्यादा क्लियर विजुअलाइजेशन उसका नहीं हो पाएगा। ज़्यादा नंबर ऑफ रेज उस पॉइंट पे कलेक्ट हो रही होंगी तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सो यहाँ पे एक बहुत मैजिकल फिनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन फिनोमेना। ओके, सो जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना है हम इन जनरल मैजिक्स में देखते हैं। ठीक है, मैजिशियन यूज करते हैं इसको, मैजिशियन यूज करते हैं इसको। ठीक है, सो मैजिशियन यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे एक फिश है, इस एक्वेरियम में एक ही फिश है, सिंगल फिश है, लेकिन यहाँ से जो लाइट आ रही है, यहाँ से जो लाइट आ रही है इस ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्ट का मतलब यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, अंदर इसके वाटर है, यहाँ पे ग्लास है, ग्लास के बाहर क्या है? एयर है। ठीक है, सो मतलब वाटर से चल के लाइट रे एयर में आ रही है, और एयर में आ रही तो क्या हो रही है? अपने पाथ से डेविएट हो गई। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगी? अपने पाथ से डेविएट होगी, और उस फिनोमेना से हमको दिखेगा एन नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे दिख सकती है। ठीक है, तो उसी फिनोमेना के हेल्प से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो अलग अलग आपको इमेजेस दिखाई पड़ रही है, एक ही फिश की दो इमेज दिखाई पड़ रही है। तो आपको ऐसा सीन होगा कि इसके अंदर दो फिशेस है, but actually there is a single fish. Okay, so let's understand that phenomena, that is the refraction. Look at this, यहाँ से रेज ऑफ लाइट आई, यहाँ से रिफ्रैक्ट होके आपके आईज पे आई, फिर यहाँ से इस वाले पाथ से जो आई रिफ्रैक्ट होके यहाँ आई, बट आपकी आईज क्या सेंस करती है? आपकी आईज सेंस करती है कि ये लाइट जो है सीधा आ रही है, तो आपकी आईज बताती है कि ये यहाँ पे होनी चाहिए, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो आपकी आईज बताती है ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आपका आईज बताता ये है आपको कि दो ऑब्जेक्ट है, बट एक्चुअली क्या है? या फिर रिफ्रैक्शन फिनोमेना की वजह से लाइट रे बेंड हो रही है, और लाइट रे बेंड होने की वजह से आपको दो इमेजेस ऐसा सीन होगा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो इमेज बनेगी आपको। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल अबाउट दिस। अब अपन पढ़ते हैं क्या, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी कोई लाइट किसी मीडियम पर गिरती है तो उसी मीडियम पर कुछ हिस्सा चला जाता है और कुछ हिस्सा अंदर आ जाता है। ध्यान से समझे इस डायग्राम को, अगर अपन देखें, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। बना ले इसको फटाफट। एंगल तुम तो ऐसे बना लो सिंपल, ऐसे लाइट रे आई, ठीक, ऐसे 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 दूसरे मीडियम में ऐसे अंदर चली गई। बोलो क्लियर? अरे हाँ सर, ये कहलाता है आर, ये कहलाता है आई, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। फालतू टाइम पास नहीं कर रहा हूं ज्यादा, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आर कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आई के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है,
ये रिफ्लेक्शन में आई के बराबर हुआ करता था, पर यहां इसका लॉ अलग आएगा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। यहां पे मीडियम 1 मीडियम 2 दो अपने मीडियम आ जाते हैं। अगर एयर वाटर इनके बारे में अपन बातें कर सकते हैं इसमें। तो मीडियम 1 और मीडियम 2, बेसिकली जब लाइट रे दूसरे मीडियम में चली जाती है तो कुछ बैंड हो जाती है कई बार। इस फिनोमेना को अपन कहते हैं रिफ्रैक्शन। उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होता है, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। जब भी कोई लाइट रे गिरती है तो उसके दोनों हिस्से होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये बात भी मैं आपको शुरुआत में समझा चुका हूं। पर डोमिनेट जो करता है उसको हम पढ़ते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे मिरर विरर, उसमें रिफ्लेक्शन डोमिनेट करता है तो उसी को हम पढ़ते हैं। पर मान लीजिए कि अगर मछली देख रहे हैं पानी में से, वो रिफ्रैक्शन है। अरे हाँ, बात तो सर आपकी सही है। अगर आप पानी ऐसे, आपका पानी भरा हुआ है, मान लीजिए बढ़िया क्लीन वाटर है, उसमें मछली तैर रही है, तो सोचो क्लीन वाटर को अगर आप ऊपर से देखोगे तो खुद की भी थोड़ी इमेज दिखाई देती है, वो रिफ्लेक्शन है। पर जो मछली आप देखते हो वो रिफ्रैक्शन है। और हां सर, क्योंकि मछली से रे निकलकर पानी में से गुजरकर एयर में आकर आपकी आंख पर गिरेगी, वो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। आपकी खुद की ही थोड़ी इमेज दिखाई देती है, वो खुद से रे निकलकर सरफेस पर टकराकर वापस खुद ही में आ जाती है, वो रिफ्लेक्शन है। और हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, ये बात तो सर क्लियर है, समझ भी आ रही है, अच्छा भी लग रहा है, बढ़िया भी लग रहा है। चलो भाई, अब अगर अपन बात करें तो ये अपनी बात का समझ में आ गई। अगर अब तुम याद करो तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जैसे मैं तुम्हें यही समझाता हूं, ध्यान समझना कि जब भी कोई लाइट रे गिरती है, मान लो उसकी रफ्तार है v1 f1 और λ1। ये इसकी रफ्तार है v1, फ्रीक्वेंसी f1 और λ1। तो इसका जो एक हिस्सा होता है वो वापस टकरा के जाता है ऐसे, उसकी जो रफ्तार होती है वो भी v1 f1 और λ1 होती है, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा। पर याद करो, जब दूसरे मीडियम में आती है तो v2 f2 और λ2 ऐसा होता है। हाँ सर, जब दूसरे मीडियम में जाते हैं तो क्या चीज चेंज नहीं होती, ये बताया था। क्या चीज? जब एक है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्सा जो हमें दिखाई देता है लाइट की, अगर अपन बात करें, अगर वो एक किसी मीडियम में टकराती है, टकराकर वापस हिस्सा उसी मीडियम पे आ जाता है, तो मीडियम चेंज नहीं हो तो रफ्तार चेंज नहीं होगी, और सोर्स चेंज नहीं हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी दोनों चेंज नहीं हो रही। ध्यान समझो, पहले भी बताई थी, फिर बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। अरे हाँ सर, एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मीडियम। अरे हाँ सर, एंड वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन बोथ। अरे हाँ, जब हम टकराकर उसी मीडियम में जा रहे हैं तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और सोर्स तो वही है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही, तो वेवलेंथ भी चेंज नहीं हो रही। पर जब हम मीडियम चेंज कर रहे हैं तो क्या v2 इज नॉट इक्वल टू v1 बट f2 इज इक्वल टू f1, बिकॉज सोर्स इज सेम। अरे हाँ सर, जिस भी सोर्स से रे आ रही वो थोड़ी चेंज हो रहा है। अरे हाँ, तो f2 चेंज नहीं हो रहा, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही अगर मीडियम में ट्रांसफर कर रहे हो तो। वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, एयर से वाटर, वाटर से एयर, ऑयल से एयर, व्हाटएवर इट इज। हाँ सर, अच्छा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, पर वेवलेंथ चेंज होगी। λ2 नॉट इक्वल टू λ1 बिकॉज v चेंजेस। अरे यस और नो? तो जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जाती है तो क्या चेंज नहीं होता? सर, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अरे हाँ सर, पर वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है। यस एवरीवन, सो रिफ्रैक्शन फिनोमेना को सबसे पहले हम डिफाइन कैसे करते हैं? रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, अगर हमारी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है और उस फिनोमेना में क्या होगा, लाइट रे अपने पाथ से डेविएट होगी या फिर बेंड होगी, और उस फिनोमेना को ही हम बोलेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट, आइदर वी कैन से द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So angle of incidence always normal. The angle that incident make with normal. Refraction angle make with normal. Okay. Refracted ray angle make with normal. So this is the angle of deviation. The path is like this original path, but यहाँ से deviate हुए तो delta angle of deviation यहाँ पे मिला। ठीक है। So यहाँ पे refraction it is the ratio of the speed of light to the vacuum. Okay.
वैक्यूम टू द मीडियम। सो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट to the vacuum to the medium. Okay, so vacuum we are having C and medium let us say V, so it is the dimensionless as well as scalar quantity. Okay, so n is equals to C by V. so डिपेंड करेगा बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड करेगा किस मीडियम में जा रहा हो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ओके, सो लेट अस से v1 speed of light है, when light travels from one medium to another medium the velocity wavelength change but its frequency remains in same। फ्रीक्वेंसी क्यों सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी, जिस सोर्स से लाइट आपकी आ रही है उसी सोर्स पे डिपेंड कर रही है। तो सोर्स ऑफ लाइट अगर हमारा फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी फिक्स होगी। सो v1 हम यहाँ से लिख सकते हैं c बाई n1 और v2 लिख सकते हैं c बाई n2, या फिर हम बोल सकते हैं v1 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू हमको पता है f इंटू लेमडा, v1 इज इक्वल टू f इंटू लेमडा वन। सिमिलरली तो यहाँ से हम बोल सकते हैं n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1 एंड लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। दिस इज very important relation, v2 upon v1, ratio of the velocity of the light in medium 2 to the medium 1 is equals to ratio of the wavelength of the light to the medium 2 first to the medium first, okay, as equals to n1 upon n2, refractive index of medium 1 to the refractive index of medium 2। इज दैट क्लियर? सो कुछ क्वांटिटीज कुछ मीडियम्स के लिए हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हुआ है जिनको हमको याद रखना है, एयर के लिए 1, ग्लास के लिए 1.5 और वाटर के लिए 4/3, ये स्टैंडर्ड है। इनको n1 upon n2 equal to v2 upon v1 equal to lambda 2 upon lambda 1। सर ये वाला जो आपने बताया ना, इसमें n1 upon n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 और मीडियम 2, जहां से आ रही लाइट और जहां पे जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मतलब ये समझ नहीं आ रहा क्यों इक्वल में दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी और वेवलेंथ। बता दो, अगर हम v1 लिखें तो v1 क्या लिखेंगे, c बाई n1 लिखेंगे, इतना याद है अभी हमने पढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम टू द मीडियम। लेट अस से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट अस से n1 है, तो n1 इज इक्वल टू c अपॉन v1 लिख सकते हैं, या फिर सिमिलरली यहाँ से v1 इक्वल टू c अपॉन n1 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। v1 इक्वल टू c अपॉन n1 लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 बनाओ, ठीक है। अब दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, दूसरे मीडियम में लेट अस कंसीडर द स्पीड ऑफ लाइट इज v2, ओके, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू अपॉन n2। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना n2 है, इसको इक्वेशन 2 बनाओ। अब v1 अपॉन v2 निकालो, या फिर v2 अपॉन v1, सपोज v2 अपॉन v1 निकालो यहाँ से। सो v2 अपॉन v1, v2 कितना है भाई c अपॉन n2 और v1 कितना है c अपॉन n1। सो ये c से c कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा n1 अपॉन n2 ही तो आएगा। सो निकल के आ गया रिलेशन n1 और n2 का रिलेशन v1 और v2 से। अतुल क्लियर हुआ? सर थैंक यू सर। तो यहाँ से आता है ये रिलेशन, ठीक है, आपको रिलेशन याद होना चाहिए। सर इससे बैक स्लाइड जो था वो दिखा दीजिए ना बस। सर ऐसे ना मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना, थोड़ा सा डीप में चले जाया करिए प्लीज। श्योर श्योर श्योर। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगा, रिलेटिव, अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए डिफाइन कर रहे थे, अब हम बात करेंगे रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव टर्म हमेशा कब यूज होता है, जब दो क्वांटिटी होती है, दो चीजों में हमको कंपेयर करना होता है, ठीक है। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। सो ये हम सपोज कर रहे हैं मीडियम 1 है और ये सपोज कर रहे हैं मीडियम 2 है, ठीक है। देन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, we can say the refractive index of the second medium with respect to the first medium is known as the relative refractive index। डेफिनेशन फिर से रिवाइज करते हैं, जब लाइट कहीं किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 क्या डिफाइन करेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हुई बात, बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुए। जिस मीडियम में जा रही होगी उसके रिस्पेक्ट में जिस मीडियम से आ रही होगी लाइट, ऐसे याद रखना,
जिस मीडियम में जा रही होगी और जिस मीडियम से आ रही होगी। सो जिस मीडियम में जा रही होगी उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोटेशंस बहुत क्लियर है, नोटेशंस बहुत क्लियर है। कहाँ पे जा रही है, किस मीडियम में, N2 में। कहाँ से आ रही, 1 में। कहाँ से जा रही भाई, ये एरो शो करेगा कि आ कहाँ से रही और जा कहाँ पे रही। ठीक है, आ कहाँ से रही, एयर से, ये बाहर तो एयर ही है, N1 सपोज करो एयर ही है, तो और ये N2 सपोज करो ग्लास है। ठीक है, एक ग्लास का पूरा स्लैब रखा हुआ है, ये पूरा ग्लास का स्लैब है। ठीक है, सो कहाँ से आ रही, एयर से आ रही, कहाँ पे जा रही है, ग्लास में जा रही है। अब ग्लास को क्या बोल रहे हो आप, N2 बोल रहे हो, और मतलब मीडियम 2 बोल रहे हो, और एयर को क्या बोल रहे हो, मीडियम 1 बोल रहे हो। ठीक है, सो कैसे डिनोट करो, इससे करोगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, N2 1, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। एन के साथ में, एन के साथ में सफिक्स में जो पहला अल्फाबेट लिखा होगा, ठीक है, पहला लेटर जो लिखा होगा उसको पहले बोलोगे आप। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, 2। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। कैसे पढ़ोगे इसको, N21, N21, N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, अब कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफिनेशन हमने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ओके, वेट, पावर कट, यस, क्लियर हुआ इतनी बात सबको, प्लीज बताओ मुझे कैसे डिफाइन करेंगे। अब कैसे लिखना है, जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले लिखो, और जिस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में लिखो, N2/N1। और अभी हमने थोड़ा थोड़ा एकदम फ्रेश है हमारे पास पढ़ा हुआ कि N2/N1 क्या आएगा। अभी हमने पढ़ा ना V2/V1, क्या आया था, N1/N2 आया था, याद आया, अभी फ्रेश पढ़ा हमने। सो अगर मैं बोलूं N2/N1 क्या लिखोगे, N2/N1 लिखोगे सर V1/V2, सर लिख दिया। क्लियर हुई इतनी बात की नहीं, अगर नहीं क्लियर हुई तो मैं फिर से रिवाइज करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं ये, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नोटेशंस बहुत कंफ्यूज करते हैं हमको। एन के साथ, एन के साथ यहाँ पे जो पहला लिखा होगा उसको बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी लिख सकते हो N21। ओके, अब इसका लिखने का मतलब, रेशियो में लिखने का तरीका क्या है, इसको पहले लिखोगे और ये बाद वाला जो है उसको बाद में लिखोगे, बस यही नोटेशन है। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर हमारा N1 कम है N2 से, भाई N1 कम है, जो मीडियम का रिफ्लेक्ट, जो मीडियम होता है दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक डेंसर मीडियम, एक रेयर मीडियम। ओके, डेंसर मीडियम का मतलब ये हुआ जहाँ पे ऑप्टिकल पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, या फिर जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ऐसे मीडियम को हम डेंसर मीडियम बोलेंगे, और जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ऐसे मीडियम को हम रेयर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, चलो, अब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, N2 का मान लो ज्यादा है, किससे, N1 से ज्यादा है, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, सो V2 क्या होगी, कम होगी। किससे कम होगी, पहले वाले से। ये बात लिखिए, N2 is greater than N1, then V1 is greater than V2। ओके, लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। और अगर हमारी रेस ऑफ लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही है, रेयर मीडियम से, जहाँ पे जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा उसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे, और जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो किधर की तरफ बेंड करेगी, इट विल बी बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ओके, अंडरस्टूड। अगेन, अगर हमारा N2 इज लेस देन ऑफ N1, ओके, जिस मीडियम में जा रही है वो कैसा हो गया, अभी रेयर हो गया, जहां से आ रही है वो डेंसर हो गया। ठीक है, सो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, V2 ग्रेटर देन V1 हो जाएगी, और लाइट यहाँ पे क्या होगी, बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दो केस है, अगर लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी आफ्टर बेंडिंग, आफ्टर रिफ्लेक्शन। और अगर हमारी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो कैसे बेंड होगी, टुवर्ड द नॉर्मल। नेक्स्ट डायग्राम में मैं शो करता हूँ आपको। ठीक है, ये देखो, ये मान लो ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, और ये एयर है। अब ये नॉर्मल ड्रॉ कर दो यहाँ पे, यहाँ से सपोज करो लाइट रे आ रही है। ठीक है, अब ये कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, और ये कैसा ग्लास कैसा है, डेंसर मीडियम। अब बताओ आप लोग, यहाँ से कहाँ से लाइट आ रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही, तो क्या होगा, इसको सीधा जाने की बजाय ये ऐसे सीधा जाना चाहिए, बट ये किधर बेंड हो जाएगी, डेंसर मीडियम।
अगर रेयर से डेंसर में आएगी तो किधर बेंड हो जाएगी, टूवर्ड द नॉर्मल, यही तो नॉर्मल है, दिस विल बी बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। अपोजिट केस, अपोजिट केस, ये ग्लास है मतलब डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो। अब यहाँ से लाइट रे आ रही, कहाँ से आ रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है, तो इसको सीधा जाना चाहिए ना, हम तो यही पढ़ते हैं कि लाइट प्रोपगेट इन स्ट्रेट लाइन, ओके। बट अब रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या, कौन सा मीडियम है ये हमारा, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो हमने क्या पढ़ा, डेंसर से रेयर में जब भी लाइट जाएगी दैट विल बेंड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज द बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इज दैट क्लियर एवरीवन, सबको क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था वैसे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। पहला पहला लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ। फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ओके, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है, नॉर्मल से एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली अभी क्या होगा, यहाँ पे साइन एंगल है इंसिडेंस का, इसका साइन लिखो, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका एंगल कितना आर है, इसका साइन लिखो, और इसी को क्या बोलोगे, यही क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा हमेशा। और या फिर इसी को बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपने पढ़ा, क्या, हाँ हमने पढ़ा कि जिस मीडियम में लाइट रेज आ रही होगी उसका पहले लिखेंगे और जिस मीडियम से आ रही होगी उसका पहले बाद। सो हमारे पास फार्मूला बन गया साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1। इतनी बात सबको समझ में आई, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू n2 अपान n1, ओके। अब बात करते हैं, अगर हम याद करें, हमने एक रिलेशन और पढ़ा था स्पीड का। सो स्पीड v1 अपान v2 याद करो, v1 अपान v2 क्या था, लेमडा 1 अपान लेमडा 2। सो ये v1 अपान v2 किसके बराबर था, v1 अपान v2, अभी प्रीवियसली हमने पढ़ा क्या था, n2 अपान n1 के बराबर था क्या, यस, n2 अपान n1 के बराबर था। तो n2 अपान n1 को हम क्या लिख सकते हैं, v1 वेट, सो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज नॉट वर्किंग, अंडरस्टूड एवरीवन। डन। फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ समझ में आया, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ द एंगल साइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, आइदर दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन करते हैं जिस मीडियम में लाइट रेज आ रही होगी n2 अपान n1, जिस मीडियम में जा रही होगी उसको न्यूमरेटर में, जिसमें आ रही जहां से आ रही होगी उसको डिनोमिनेटर में, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, refraction not reflection, okay, refraction, the incident ray, the reflected ray and the normal to the interface of two media at the point of incident all lie in the same plane. Look at this, look at this, this is the incident ray, this is the refracted, this is the normal, and this is the point of incidence, okay, या फिर point of the media separation। यहाँ पे ये सभी सभी के सभी कहाँ पे हैं, एक ही प्लेन में है। look at this, look at this, all of these lie on a same plane। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड, ओके, एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ द इंटरफेस ऑल लाई इन सेम प्लेन। डन। चलो अब बात करते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ओके। अब जो फिनोमेना हम पढ़ रहे थे कि बेंडिंग ऑफ लाइट किस में कहाँ पे होगा, किस मीडियम से पास होने पे होगा, सो लेट्स अंडरस्टैंड। बाद लॉजिक समझो, फॉर्मूला क्या है, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। अब कुछ बातों को ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, ये एक मीडियम, ये एक मीडियम, ये n1 n2। अब समझो, अगर तुम ध्यान से देखो तो sin r इक्वल टू n1 बाई n2 इंटू साइन आई। अब कुछ बात लॉजिकली सुनना, अगर इफ n1 ग्रेटर देन implies r greater than i, नहीं आया,
अगर n1 बड़ा है n2 से, मैंने सही लिख रहा हूं ना, अगर n1 बड़ा है किससे, n2 से, ओ हो, मान लो मैं ये वाला केस लेता हूं कि n1 बड़ा है n2 से, तो सोचो r बड़ा है i से, ऐसा क्यों बोलो? n1 किससे बड़ा है, n2 से, तो सोचो n1 अगर n2 से बड़ा हुआ तो ये n1 बाय n2 1 से बड़ा हो गया, तो 1 से बड़ा n2 साइन i, तो i से बड़ा r बड़ा हो गया i से, मतलब रे ऐसे जाके ऐसे चली जाएगी। अरे हां सर, बात तो आपकी सही है। यानी कि ऐसा बोला जाता है, ऐसे ये r ग्रेटर देन i shifts अवे फ्रॉम, प्योर बेसिक चीज है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, डरना नहीं है बिल्कुल। ओके सर, और सुन, इफ n2 ग्रेटर देन n1 है, n2 बड़ा है n1 से, तो n1 बाय n2 1 से छोटा हो जाएगा और r i से छोटा हो जाएगा, ऐसे। अब सुन, यानी कि अब अगर रे आ रही है ऐसे, ये i, तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, r लेस देन i, ये n1 ये n2, n1 जिसमें से रे आ रही है, n2 जिसमें रे जा रही है, ये बातें हमेशा याद रखना। अब सुनो, क्या रे शिफ्ट्स टुवर्ड्स नॉर्मल, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। अपना को फॉर्मूला बता रहा है, तो इसमें ऐसी कौन सी खास बात है, शिफ्ट्स टुवर्ड्स नॉर्मल। अरे हाँ सर, अब सुनना, एक नामकरण और होता है जिसे बोलते हैं डेंसर और रेयरर। डेंसर एंड रेयरर, ये रिलेटिव टर्म है, ये रिलेटिव टर्म है। मतलब रिलेटिव टर्म है, इसका क्या मतलब है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते आप ये वाटर इज अ डेंसर मीडियम, जैसे वाटर और एयर में किसका एन ज्यादा है, वाटर का, तो वाटर डेंसर हो गया। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है। जैसे मान लो मैं आपको तीन चीज लूं, देखो एयर, वाटर और ग्लास, ये तुमने अभी अभी पीछे पढ़े थे, ये हो गया 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया 4/3 यानी कि 1.33 लगभग, हाँ सही कर रहा हूं, और ये हो गया 1.5। अब सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं एयर और वाटर में कौन डेंसर है, तो आप बोलोगे वाटर। अगर मैं आपसे बोलूं वाटर और ग्लास में कौन डेंसर है, तो आप बोलोगे ग्लास। अभी एक केस में तो वाटर डेंसर था, एक में ग्लास हो गया, और वाटर और ग्लास में रेयरर कौन है, वाटर। ओ हो, डेंसर जिसका रिफ्रैक्टिव ज्यादा, तो डेंसर और रेयर, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दिस मीडियम इज डेंसर। डेंसर एंड रेयरर इज अ रिलेटिव टर्म, ये रिलेटिव टर्म है। दो मीडियम को देखो, जिसका एन ज्यादा हो, जिसका एन ज्यादा हो वह डेंसर होता है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, और जिसका एन कम होता है वो रेयरर होता है। ऐसे नामकरण है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट्स ऐसे ही लिखे होते हैं। अब देखो, इसमें n1 बड़ा है अगर n2 से, तो n1 अगर बड़ा है n2 से, तो ये क्या हो गया, डेंसर, और ये क्या हो गया, रेयरर। यहां पे देखो तो n1 n2 बड़ा है n1 से, तो ये हो गया रेयरर और ये हो गया डेंसर। Yes, everyone. So light is moving from denser medium to rarer medium. अगर डेंसर से रेयर में जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे लाइट रे बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आइदर वी कैन से शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और सेम थिंग्स, अगर लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ओके, डेंसर टू रेयर, देन सॉरी ठीक है,
rarer to denser, not denser to, okay, light is moving from rarer to denser, then यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास लाइट रेज शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल। सो ये सिंपल सी चीजें हमको याद रखनी है, यहाँ पे कोई सच यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट नहीं है हमारे पास। ऑप्टिकल डेंसिटी जो कि हम यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए रेयर और डेंसर मीडियम को, द एक्सटेंट टू विच एनी मीडियम बेंड्स और द इंसिडेंट रेज ओके टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज नोन एज द ऑप्टिकल डेंसिटी। सो जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, उस मीडियम में जैसे ही लाइट आएगी उसको क्या करेगा, उतना ज़्यादा ही बेंड करेगा। ओके, क्लियर हो रही मेरी बात? सो सेकंड मीडियम कैन बी सेड टू बी एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, क्योंकि ये बेंड नहीं कर रहा है, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो नॉर्मल से दूर जा रही है। तो जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा उस मीडियम में लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी, और जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी उस मीडियम में लाइट इंटर करेगी तो नॉर्मल के तरफ शिफ्ट होगी। क्लियर एवरीवन? चल, अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट एंड सिंपल। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है? द एंगल दैट रे कमिंग आउट फ्रॉम अ मीडियम ओके मिक्स विद द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इमरजेंस। द एंगल फ्रॉम विच द रे इज कमिंग आउट फ्रॉम द मीडियम। सो इस एंगल ऑफ इमरजेंस को हम ई से डिनोट कर रहे हैं। ओके, सो कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे और एक बार यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ हमने अप्लाई किया, तो इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो कहाँ से लाइट जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। क्या मेरी बात सही है क्या? अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है तो हम यही लिखेंगे क्या, साइन आई अपॉन साइन आर। बोलिए, ये चीज लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इस सरफेस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास से कहाँ पे जा रही है, एयर में, तो अब क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, किस मीडियम में जा रही है, एयर में, तो क्या लिखोगे, एन ए अपॉन एन सी। और इसी को डिफाइन करोगे तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज द साइन आर अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज द साइन ए। क्लियर है? क्लियर है? देखो जरा दोनों को देखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से। रेयर और डेंसर ऐसे सच पता नहीं चलता, जैसे दो चीज आपको गिवन रहेगी, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.2, सपोज 3.2 बहुत ज्यादा हो गया, 1.7 सपोज। सो एक का N1 सपोज करो 1.5 पता दिया है आपको, और एक का N2 आपको 1.7 दिया है। सो कौन ज्यादा है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका। तो ये कौन सा हो गया, इसके कंपैरिजन में ये मीडियम कैसा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में ये कैसा हो गया, रेयर मीडियम हो गया। तो रिलेटिव टर्म्स है ना, तो दोनों की वैल्यूज जब दोनों मीडियम्स के बारे में पता रहेगा, ये फिर लाइट रे प्रोपागेट कर रही है, और प्रोपागेट करने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है। तो मतलब जिस मीडियम में गई वो मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है, और जिस मीडियम से जा रही थी वो मीडियम कैसा हुआ, रेयर मीडियम हुआ। सो एज सच कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है कि हम डिफाइन कर पाएंगे, हम रिलेटिव टर्म्स हम देख के ही बता पाएंगे, हमको गिवन टर्म्स जो डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग ही देख के हम बता पाएंगे। क्लियर हुई बात दिशा? अब एलएचएस का एलएचएस से और आरएचएस का आरएचएस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो जरा यहाँ पे एन जी अपान एन ए है, और इधर क्या है, एन ए अपान एन जी है, इसका मल्टीप्लाई एन ए अपान एन जी इज इक्वल टू आरएचएस का है साइन आई अपान साइन आर मल्टीप्लाई बाई इसका क्या है, साइन आर डिवाइडेड बाई साइन ए। आर साइन आर से साइन आर कैंसिल, एन जी से एन जी कैंसिल, एन ए से एन ए कैंसिल, 1 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन ए, या फिर मैं बोलूँ साइन ई इज इक्वल टू साइन आर, या फिर साइन हटा दो दोनों का तो क्या बोल सकते हो, ई इज इक्वल टू 1। सो एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, for the two medium or more than two medium, the angle of divergence is equals to angle of incidence. Okay, clear हुई बात? Okay, so let's solve a poll question. Yes, please answer it everyone. A rays of light falls on the glass plate of refractive index 1.5.
What is the angle of incidence of the ray if the angle between the reflected and refracted rays is 90 degree? रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच का एंगल पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंस. Yes, everyone, please try to solve it. Only one person got correct answer. इतना टफ क्वेश्चन था क्या? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी यूज करनी थी. समझते हैं. लेट अस सपोज ये हमारा एक मीडियम, ऑप्शन इज 3/2, tan इनवर्स 3/2, ये हमारा इंसिडेंट. रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्लेट, ये ग्लास प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स हो रही है. लेट अस से दिस इज द इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है. अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाती है, सो ये भी क्या होगा, आई होगा रिफ्लेक्शन में, और यहाँ से बेंड होके आई से जा रही है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया. आपको क्या पता है, एंगल, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे इफ द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज इज 90 डिग्री, ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री. ठीक है, ये एंगल अगर आपको पता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ. स्नेल्स लॉ लगाओगे तो यहाँ से क्या बोला जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कहाँ से जा रही है लाइट हमारी, एयर से जा रही है. कहाँ पे जा रही है, ग्लास में जा रही है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. वेल, और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.5. सो 1.5 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन आर. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यहां से देखो, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, ये कितना होता है 90 डिग्री, ये पूरा कितना होता है 90 डिग्री. सो रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 माइनस ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 माइनस ऑफ आर. वेल, सो ये पूरा आई है, ये पूरा आई है. सो अगर इस रेस को आगे एक्सटेंड करते हैं, यहां से देखें ध्यान से, आगे एक्सटेंड करते हैं, सो ये कितना होगा आपका आर जो होगा हमारा 90 माइनस ऑफ आई के बराबर होगा, 90 माइनस ऑफ आई, और ये क्या हो गया साइन आई अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस आई, क्या बना tan आई. tan आई 1.5 या फिर 3/2. इज दैट क्लियर? ये 90 डिग्री आपको पता है, ठीक है, ये पूरा कितना होगा, ये आर आपको पता है, तो ये पूरा कितना 90, ठीक है, ये पूरा 180. सो ये 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आई बन गया, ठीक है, पुट किया. थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी थी. क्लियर हुई बात? Okay, so let us solve one more question. Yes, please answer it, everyone. A small coin is rested at the bottom of the beaker filled with a liquid. A ray of light from the coin travels up to the surface of liquid to moves along its surface. सरफेस तक आती है, उसके बाद इसके सरफेस के अलॉन्ग में मूव करती है, ऐसा में फिगर. हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड. यहाँ पे इसकी स्पीड बतानी है, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड आपको बात करनी है. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? चलो, ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल आई होगा. यहाँ पे क्या करो आप, अप्लाई करो क्या, स्नेल्स लॉ. कहाँ से आ रही है रेज ऑफ लाइट, इस मीडियम से आ रही है और इस मीडियम में जा रही है. सो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जिस मीडियम से आ रही है N2 और जिस मीडियम में जा रही है N1, ठीक है, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. ठीक है मेरी बात. साइन आर यहाँ पे कितना हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री नॉर्मल से. सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ किस मीडियम में जा रही है, मीडियम में 1 में जा रही है. 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या लिखना है 1. सो 1 अपॉन किस मीडियम से आ रही है, N से.
1/n इज इक्वल टू साइन पाई। क्लियर हुई मेरी बात? अब आ जाओ, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा? पाइथागोरस लगाओ, कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है किसी को? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? डाउट सर। आगे चल। यस सर, सर डाउट? साई 3/5 होगा ना? हाँ, 5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अभी अप्लाई करते हैं हम ना। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। So perpendicular is 3 here, hypotenuse is 5. So I am writing down here 3/5. 1/n 3/5, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये तो बहुत कमाल की बात हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया हमारे पास, किसका? लिक्विड का। अब क्या स्पीड निकालने में कोई तकलीफ है क्या हमको? अगर मेरे पास किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालने में कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ है? आई थिंक है, थोड़ी बहुत आवाज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब तकलीफ है। सो हम डिफाइन करते हैं n इज इक्वल टू सी बाई वी। इसी दिन के लिए तो डिफाइन करते हैं इसको, तो v इक्वल टू सी बाई एन। क्या अब तकलीफ दूर हुई? c पता है आपको क्या? 3 × 10⁸। अरे भाई अब तो हाँ नहीं बोल दो, अब तो हाँ नहीं बोल दो। डिवाइडेड बाई 5/3। अब तो हाँ नहीं बोल दो। डी 1.8 आ रहा है। यस, 9/5। डन एवरीवन? यस सर। चले आगे, चले। लेट्स टॉक अबाउट द डेविएशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में कितना एंगल ऑफ डेविएशन होता है? जैसे हमने रिफ्लेक्शन में कैलकुलेट करा था प्लेन मिरर के लिए, वैसे हम रिफ्रैक्शन में कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है? सो लेट्स सी, यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ डेविएशन। when a light of when a ray of light enters from one medium to another medium, it gets deviated from original path. Yes, so either toward the normal or away from the normal, whatever is the thing there. Okay, so incident ray, let us see, this is the angle of incidence, और ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है और बेंड हो रही है किधर? नॉर्मल की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ? इस रिस्पेक्ट में इसका मीडियम का रिफ्लेक्टिवनेस क्या हुआ? डेंसर मीडियम हुआ, ठीक। सो यहाँ से ये एंगल जो आएगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। और ये एंगल कितना होगा? सिंपली ये कितना होगा? टोटल आई होता है, नॉर्मल से ये एंगल क्या होगा? आई। सो आई माइनस ऑफ आर, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। So let's solve a question. Look at this. If a ray of light goes from medium having refractive index √2, एक मीडियम है जहां से लाइट आ रही है √2 मीडियम का, to another medium having refractive index of 1, ऐसा व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? यहाँ से रिफ्रैक्ट कौन से मीडियम से आ रही है? डेंसर मीडियम से आ रही है। कौन से मीडियम में जा रही है? कौन से मीडियम में जा रही है? आपके रेयर मीडियम में जा रही है। आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है। वेट, आई हैव टू वेयर द माइक, हेडफोन। यस, आंसर बताओ कोई, किसी के पास आंसर है? ये तो 30 हो गया, ये हमको निकालना है। आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ आप लोग, आंसर बताओ, मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, मुझे तो आंसर चाहिए, आप लोग आंसर बताओ। कोई आंसर बताए मुझे। 15, वेरी गुड रूसी। यस, सो क्या 15 करेक्ट आंसर होगा क्या? सब लोग का 15 ही आ रहा है क्या? चलो मैं बताता। अब यहाँ पे सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन निकालने से पहले हमें तो पता होना चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला क्या है? मॉड ऑफ आई माइनस ऑफ आर, जो भी आएगा मैग्नीट्यूड, आई और आर का डिफरेंस, ठीक है। सो आर तो ये होगा, ये आर हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको नहीं पता, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा लॉ है, एक स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, किस मीडियम में जा रही है? मीडियम 2 में जा रही है, सो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
यहाँ से निकल के आ गया साइन आई आपको कितना है 30, साइन 30 1/2, साइन आर निकालेंगे, साइन आर होगा हमारे पास √2 मल्टीप्लाई बाई साइन आई 30, सो साइन 30 मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, सो दैट बिकम्स 1/√2, सो साइन आर बिकम्स 1/√2, या फिर आर कितना हो गया 45 डिग्री, यस साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, ठीक है। सो आर कितना हो गया 45 डिग्री, अब आर 45 हो गया, ठीक है। अब पुट कर दो वैल्यू भाई, आई कितना था 30 माइनस ऑफ 45, मॉड लेना है तो मॉड लेके कितना आ जाएगा 15, मॉड लेके कितना हो जाएगा 15, क्लियर हुआ सबको, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप देख लोगे कि यहाँ से मेजर करोगे तो कौन सा आ रहा है, क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, ओके, और ये आपका क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज है दिस, डन। सो लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन हियर, very important question is here. If a ray of light goes from medium 1, that is the medium 1 refractive index 1, to medium that is the refractive index √3, as on figure find the angle of deviation. अब यहाँ से इंटर कर रहा है और कहाँ पे एग्जिट करेगी, यहाँ पे। अब टोटल एंगल ऑफ डेविएशन वी हैव टू कैलकुलेट, सो लेट्स सी। अपन पहले इक्वेशन लगाते हैं, जिसमें से रे गिरे वो n1, जिसमें जाए वो n2, तो n1 हो गया 1, साइन आई का मतलब साइन 60, फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। अच्छा, हमें पता पड़ रहा है कि रे जा रही है रेयरर से डेंसर, तो भाई ऐसे एंगल कम हो जाएगा। अरे हाँ, अब देखो √60 के लिए √3/2 इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। ध्यान से देखो तो आर की वैल्यू आई 30, √3 को मार दिया, साइन आर की वैल्यू हाफ, हाफ का मतलब 30। ओके, क्या 30 60 से कम है, होना भी चाहिए, तो 30 डिग्री। अगर तुम बहुत लॉजिकली सोचो तो क्या डेविएशन Δ1 भी आया 30 डिग्री, Δ1 आया 30 डिग्री क्लॉकवाइज। और हाँ सर, अब सुनना, अब रे दूसरी तरफ टकराई, जहां टकराई वहां नॉर्मल अगर बनाना हो तो ऐसे बनेगा। अगर किसी ने नॉर्मल ऐसे बना लिया होगा हॉरिजॉन्टल, तो उसने गड़बड़ कर दी होगी, उसका आंसर 0 आ गया होगा। अगर किसी का आया है तो ध्यान देना, उसने गलती करी है। और हाँ सर, नॉर्मल कैसे बनाते हैं स्फीयर पर, सेंटर से ज्वाइन कर लो, अब ये नॉर्मल है। अच्छा, ये आर, ये आर, ये 30, तो ये भी 30, मतलब सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए n1 कितना है पहले बताओ। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए n1 कितना है? अच्छा, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए देखो, रे जा रही है डेंसर से रेयरर। अरे हाँ सर, यानी कि रे ऐसे कुछ होगी, एंगल ज्यादा आएगा ना। अरे हाँ, ये बात तो सर आप सही बोल रहे हो। क्या निकालते हैं सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए n1 कितना सर? √3, बिल्कुल सही सर। आई कितना? साइन 30 सर। ओके, n2 1 साइन आर। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब आर की वैल्यू कितनी आई? √3/2, आर की वैल्यू आई 60। लॉजिकली भी सोचो, 60 पे डालो 30 पे निकलेगी, तो 30 पे डालो तो 60 पे निकलेगी, ऐसा समझो। कैसे? अगर कोई भी रे ऐसे है, ऐसे, ये आई ये आर, अभी एरो को मत बनाओ, ऐसा समझो, ये आई ये आर, तो समझो आई पे डालोगे तो आर पे निकलेगी, आर पे डालोगे तो आई पे निकलेगी, उल्टा कर लो ना। अरे हाँ सर, लॉजिकल है। अगर आप एंगल आई पे डालोगे, इसे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी बोल देते हैं कई बार। क्या मतलब उसमें? अगर आई पे डाल रहे हो n1 से और n2 पे आर पे निकल रही है, तो अगर n2 में आर पे डालोगे तो n1 पे आई पे निकलेगी। अरे फॉर्मूला तो वो सर, तो 60 पे डाला 30 पे निकला, तो उसी मीडियम से 30 पे डालोगे तो किस पे निकलेगी? 60 पे। अरे हाँ, अब देखो नॉर्मल से ये 60, मतलब ये 60, तो सोचो ये डेविएशन हुआ Δ2, जो फिर आया 30 और फिर आया क्लॉकवाइज।
तो डेल्टा नेट कितना आया सर 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आंसर है। और हम 2 बार रिफ्लेक्शन लगाना भी सीख गए और हमने स्फीयर भी ले लिया और हमें बात भी समझ आई। अरे बोलो क्लियर है क्या? सो इस सरफेस पे हमने पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करा, स्नेल्स लॉ यूज करा। सो यहाँ से हमको आर मिल गया 30 डिग्री। फिर यहाँ से डेल्टा वन एंगल ऑफ डेविएशन निकाला, दैट इज द आर माइनस ऑफ आई, इधर आई माइनस ऑफ आर मैग्नीट्यूड, दैट इज द 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन अब इस सरफेस पे हमने लगाया, इस सरफेस पे हमने लगाया, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर से निकाला हमने, सो आया हमारे पास 60 डिग्री। ओके, सो फिर से एंगल ऑफ डेविएशन निकाला, फिर से हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आया क्लॉकवाइज 30 डिग्री। ओके, सो टोटल डेविएशन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, different surfaces. So net angle of deviation, that is the 60 degree. Okay, anyone having any doubt? So this is all about today's session. आज हमने बात करा क्या? Cutting of the mirror, combination of the mirror and refraction of the light. Thank you, Rusi. Yes, so after the class kindly go through the DPP as well as chapter notes or revise your chapter notes, attempt upcoming tests also. Okay, so thank you so much for joining today's session. I hope you enjoy the session. If you anyone having any doubt, any query, please let me know. Bye bye, have a great day to all of you. Thank you everyone.